नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रियल ज्ञान विथ RKG में। दोस्तों, तो आज हमारे चैनल के द्वारा हम एक महत्वपूर्ण उपन्यास जो कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है, इसका नाम है गोरा नामक उपन्यास। तो इस गोरा उपन्यास को हम आज देखेंगे और इस उपन्यास की आज हम समीक्षा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं गोरा उपन्यास की समीक्षा। इसके पहले आपको कुछ बातें प्रस्तावना के रूप में बताना उचित होगा, जिससे आपकी समझ इस उपन्यास के सापेक्ष बने। तो चलिए देख लेते हैं कुछ चीज़ें। तो गोरा जो है दोस्तों, यह रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर जी का उपन्यास है। सबसे पहले प्रवासी पत्रिका में, जिसके संपादक रामानंद चट्टोपाध्याय थे, यह 1907 से 1909 तक धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ। उसके बाद रविंद्रनाथ जी ने इसमें कई बार संशोधन और संपादन किए। अंग्रेजी भाषा में गोरा उपन्यास के 5 अनुवाद हुए हैं, जिनमें सबसे पहला 1924 में तथा सबसे अंतिम अनुवाद 2009 में अनुवाद होकर प्रकाशित हुआ। हिंदी में इसका अनुवाद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने सन 1961 में किया था और यह प्रायः सभी भारतीय भाषाओं में अनुदित हो चुका है। तो आप इससे पता लगा सकते हैं दोस्तों, समझ आ सकता है कि यह जो उपन्यास है सभी भारतीय भाषाओं में अनुदित है, अर्थात इसका महत्व कितना होगा, इससे आप पता लगा सकते हैं। तो सभी भाषाओं में अनुदित उपन्यास है और कई विदेशी भाषाओं में भी इसके अनुवाद हुए हैं। तो रविंद्रनाथ जी के ये 12 उपन्यासों में से सबसे बड़ा और संभवतः सबसे लोकप्रिय उपन्यास है दोस्तों। तो जैसे कि आपको पता है कि प्रथम भारतीय जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। इनकी रचना गीतांजलि पर इन्हें नोबेल का पुरस्कार मिला था और आज तक किसी भारतीय को साहित्य के क्षेत्र में तब से एक भी पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। तो यह जो उपन्यास है बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। UR अनंतमूर्ति ने इसे भारत का फाउंडेशनल नॉवेल अर्थात आधारीय नींव संबंधी कहा है और उस अर्थ में कहा है जिस अर्थ में टॉमस मॉन के मैजिक माउंटेन को यूरोप का फाउंडेशनल नॉवेल माना जाता है। तो दोस्तों, इसका महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि जिस हिसाब से टॉमस मान के मैजिक माउंटेन को यूरोप का फाउंडेशनल नॉवेल माना जाता है, उसी तरह भारत में फाउंडेशनल नॉवेल के तौर पर गोरा उपन्यास की चर्चा की जाती है। फाउंडेशनल नॉवेल का अर्थ यह है दोस्तों कि उपन्यास के क्षेत्र में एक आधारभूत उपन्यास, अर्थात इस उपन्यास से लोग सीखें और उपन्यास लिखने की कला, किस प्रकार से उपन्यास लिखा जाए, इसका आधार निर्मित हुआ। ठीक है, तो इससे हम इस उपन्यास के द्वारा भारतीय उपन्यास में उपन्यास लिखने के सोपानों को हम देख सकते हैं कि किस तरह से हम उपन्यास लिखें। तो इसके बाद भारतीय साहित्य में तथा हिंदी साहित्य में भी बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास आए, इन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर। तो यानी यह उपन्यास एक प्रकार से उस विचार की नींव का निर्माण करता है जिसके ऊपर आधुनिक भारत का राष्ट्र रूप निर्मित हुआ है। ठीक है दोस्तों,
तो इसके ऊपर आधुनिक भारत का राष्ट्र रूप निर्मित हुआ है और इस उपन्यास में देश, धर्म, राष्ट्र, समाज और प्रेम को लेकर रोचक और प्रेरक बहस है। तो इस तरह से इस उपन्यास की खासियत से आपको अवगत करा दिया गया। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों उपन्यास के नामकरण के पक्ष पर। चूँकि हम यहाँ पर इनके उपन्यास की समीक्षा कर रहे हैं तो इस उपन्यास के नामकरण को देख लेते हैं। तो दोस्तों इस उपन्यास का नामकरण उसके प्रमुख पात्र गौर मोहन के पुकार नाम गोरा के आधार पर हुआ है। तो गोरा जो है पुकार नाम अर्थात जो घर का नाम या उसको निक नेम कह सकते हैं, है ना। तो गौर मोहन मुख्य नाम है, असली नाम है और पुकार नाम है गोरा, इसके आधार पर हुआ है। किंतु यह नाम स्वयं में बहुअर्थी व्यंजनाएं लिए हुए हैं। ये तो गौर मोहन के लिए गोरा यहाँ पे कहा गया है, लेकिन गोरा एक बहुअर्थी शब्द है। एक ओर उसकी माता आनंदमयी अपने वैष्णव संस्कारवश उसे चैतन्य महाप्रभु के बंगाल में प्रचलित वास्तविक नाम गौरांग के संक्षिप्त रूप से जोड़कर देखती है। तो इसका एक अर्थ हो गया चैतन्य महाप्रभु से संबंधित, क्योंकि उन्हें गौरांग नाम से जाना जाता था। गौर मोहन जो है वास्तव में यूरोपीय माता पिता की संतान है, इसलिए उसका वर्ण भी अन्य भारतीयों की तुलना में अधिक गोरा है। साथ ही गोरा शब्द इसी कारण फिरंगी लोगों के लिए भारत या बंगाल में प्रयुक्त होता है। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि अंग्रेजों को गोरा या गोरे क्यों बोले गए, इस उपन्यास के कारण ही उनको ऐसा कहा गया। गौरमोहन स्वयं को भारत की प्राचीन हिंदू अस्मिता से जोड़कर देखता है, जिसे वह भारत की एकमात्र मूल अस्मिता मानता है, लेकिन वह इस बात से अनजान है कि वह वास्तव में गोरा यानी फिरंगी है। तो उपन्यास के अंत तक जाते जाते उसका यह पुकार नाम विडंबनात्मक तथा उसके लिए लगभग क्रूर तरीके से ही सही साबित होता है और अपने वास्तविक स्वरूप की यह पहचान उसके लिए भारतवर्ष की सही पहचान पाने की राह भी बनती है। तो इस तरह से गोरा उपन्यास में यह होता है दोस्तों। चलिए अब इस उपन्यास में होता क्या चीज़ है, कहानी क्या है, इसको जानने के लिए हम इस उपन्यास की कथा वस्तु को देख लेते हैं। तो गोरा उपन्यास की कथा वस्तु जो है दोस्तों, यह कलकत्ते और आसपास की जगहों में 19वीं सदी के उस बंगाल में अवस्थित की गई है जिसमें नव जागरण के पहले झोंके के बाद भारत की अपनी अपनी तरह से कल्पना करने वाले विविध मध्यवर्गीय समुदाय उठ खड़े हुए थे। दोस्तों तो यहाँ पे आपको इतिहास की भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे उपन्यास के संदर्भ में बात किया जाए तो भारतीय साहित्य में जो उपन्यास लेखन की कला ली गई है वो पाश्चात्य शास्त्र से लिया गया है। ठीक है, पाश्चात्य यह जो शैली है दोस्तों, उपन्यास लेखन की शैली, यह सबसे पहले बंगाल में आई और बंगाल से बांग्ला साहित्य के बाद यह हिंदी साहित्य में आई। तो बांग्ला साहित्य दोस्तों हिंदी साहित्य से ज़्यादा समृद्ध साहित्य है। इन्हीं के पद चिन्हों पर हिंदी साहित्य चला है। ठीक है, तो दोस्तों यह जो उपन्यास है इसकी बात करें तो इस उपन्यास में बंगाल एक कथा वस्तु में कलकत्ता को लिया गया है
और उसके आसपास की 19वीं सदी के उस बंगाल को लिया गया है जिसमें नव जागरण के पहले झोंके खिल रहे थे। तो कोई भी जैसे साहित्य के संदर्भ में क्रांति आई तो बंगाल से आई, और नव जागरण के संबंध में जो क्रांति आई वो भी बंगाल से आई। जैसे राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, ऐसे जो, और आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती, तो ये सभी जो हैं ये बंगाल से आए थे। तो ये जो है नव जागरण क्या था इसको आपको समझना जरूरी है। नव जागरण भारतीयों को जगाने का और वैदिक धर्म की ओर लौटने का एक क्रांति था, जिसमें वैदिक धर्म के अनुसार, वैदिक धर्म में वर्ण व्यवस्था नहीं था, लेकिन वैदिक धर्म के बाद ही वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ। अब जो नव जागरण है दोस्तों, वह हिंदू एकता का समर्थन करता है बिना किसी वर्ग भेद के, जाति भेद के, और इसी चीज़ को मानने का काम, हिंदुओं को अच्छा बनाने का काम, उसमें जो रूढ़ियाँ हैं, आडंबर है, उनको सुधारने का काम हमारे जो नेतृत्व करता हुए उन्होंने किया। जैसे केशव चंद्र सेन जी, राजा राम मोहन राय, जिसमें सबसे प्रमुख भूमिका राम मोहन राय जी की है। तो ये जो है नव जागरण काल कहलाता है। लगभग 1850 से 1900 के बीच, लगभग 1750 से 1850 या 1900 तक के काल को हम भारतीय नव जागरण काल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, नव जागरण में प्रमुख नेतृत्व केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज ईसाईयत की ओर झुकता जा रहा था, और सनातनी हिंदुओं के भी समाज प्रबल रूप से उठ खड़े हुए थे। विभिन्न मत मतांतरों, वाद विवादों के बीच भारत अपनी पहचान गढ़ रहा था। इस उपन्यास में तत्कालीन कोलकाता का पूरा वातावरण भी एक विशिष्ट भूमिका निभाता है, जो उस दौर में कई तरह के ऐतिहासिक परिवर्तनों का साक्षी बना था। उस समाज में कई प्रकार के द्वंद्व और विरोध चल रहे थे। अब ये कौन कौन सा विरोध था इसको हम देखते हैं। पहला विरोध का बात करें तो भारतीयों और अंग्रेजों के बीच था, और दूसरा विरोध था सनातनी हिंदुओं और ब्राह्मणों का। ठीक है। इसी परिवेश के बीच कोलकाता के मुख्यतः दो मध्यवर्गीय परिवारों और उससे संबद्ध व्यक्तियों की कथा गोरा नामक उपन्यास में कही गई है। गोरा यानी गौरमोहन कृष्ण दयाल और आनंदमयी के पुत्र के रूप में यह प्रसिद्ध है। ठीक है। तो गौरमोहन जो है कृष्ण दयाल और आनंदमयी के पुत्र हैं। उसके परिवार में कृष्ण दयाल की पहली मृत पत्नी का पुत्र महीम, उसकी पत्नी और बेटी शशिमुखी है। तो कृष्ण दयाल की पहली मृत पत्नी का पुत्र महीम और पत्नी तथा उसकी बेटी शशिमुखी है, उनका परिवार है। गोरा जो है बचपन से ही प्रबल और उद्यत था। वाद विवाद में प्रचंड और अपने व्यक्तित्व से सबको सहज ही प्रभावित करने वाला गोरा अन्याय के विरोध में और अपने जीवन को सार्थकता देने के लिए कट्टर हिंदुत्व का समर्थक बन चुका है। देश की सेवा करने का उपाय उसे यही लगता है कि देश को छूटे गौरव की प्राप्ति के लिए उसकी मूल चेतना, जिसे गोरा
हिंदुत्व समझता है में वापस प्रतिष्ठित करना होगा। गोरा हिंदुत्व के जाति भेद, स्त्री पुरुष असमानता सबको वरेण्य समझता है। तो हिंदुत्व में जो भी रूढ़ी है, आडंबर है, स्त्री पुरुष के बीच जो असमानता है उसको वरेण्य समझता है और उसका अनुपालन नहीं करने के लिए अपनी माता तक को शासित करने का प्रयत्न करता है, अर्थात आडंबर को वह नहीं मानता। विडंबना यह है कि गोरा स्वयं जन्मना एक यूरोपीय यानी एक आयरिश दंपत्ति की संतान है। उसकी माँ गदर के दौरान कृष्णदयाल के घर छुप गई थी, जहाँ उसे जन्म देने के बाद वह चल बसी। निसंतान आनंदमयी ने गोरा को अपने बेटे की तरह अपना लिया और उन दिनों आचार व्यवहार न मानने वाले उसके पति ने भी विशेष आपत्ति नहीं की। गोरा के जीवन का यह सत्य उपन्यास के अंत में उस पर उद्घाटित होता है और इस एक सत्य से उसकी मान्यताएं, जीवन दृष्टि सब भर जाती है। उसे लगता है कि पल भर में गोरा का सारा जीवन उसके लिए एक बड़ा अद्भुत सपना सा हो गया। शैशव से इतने बरसों तक उसका जीवन जिस भित्ति पर खड़ा रहा था वह एकाएक विलीन हो गई, मानो उसके पीछे अतीत नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही और उसके सामने भी इतने दिनों तक जो स्पष्ट भविष्य उसका एकांत लक्ष्य रहा था वह भी गायब हो गया, मानो वह इसी क्षण की कमल की पंखुड़ी में ओस की बूंद सा कांप रहा हो। तो उसको यह पता चलता है कि उसकी न माँ है, न बाप है, न देश है, न जाति है, न नाम, न गोत्र, न देवता। तो वह एक संपूर्ण नकार है, यह उसको पता चलता है। लेकिन गोरा टूटता नहीं, बल्कि सत्य के इस साक्षात्कार से उसे नई दृष्टि प्राप्त होती है। वह तमाम भारत की दावेदार तमाम प्रतिस्पर्धी अस्मिताओं से अपने को मुक्त पाकर भारतीयता को एक नए रूप में पहचानता है। वह कहता है, मैं दिन रात जो होना चाह रहा था पर नहीं हो पा रहा था, आज वही हो गया हूँ। आज मैं सारे भारतवर्ष का हूँ। मेरे भीतर हिंदू, मुसलमान, ख्रिस्तान, किसी समाज के प्रति कोई विरोध नहीं है। आज इस भारतवर्ष में सबकी जात मेरी जात है, सबका अन्न मेरा अन्न है। तो दोस्तों, उपन्यास में घटनाक्रम का यह चरम बिंदु है, लेकिन इससे पहले उपन्यास की कथा वस्तु ऐसे रास्ते से गुजरती है कि गोरा की चेतना का यह परिवर्तन नाटकीय भले लगे लेकिन अस्वाभाविक नहीं लगता। उपन्यास का यह सहनायक विनय है जो गोरा का अभिन्न मित्र है। अब जो विनय है दोस्तों, वह गोरा का घनिष्ठ मित्र है और उससे प्रभावित है, लेकिन अपने मत को लेकर वह उस जैसा कट्टर नहीं है। अर्थात गोरा जहाँ देखें तो कट्टर हिंदुत्ववादी है, लेकिन विनय ऐसा नहीं है। तो जो विनय है दोस्तों, जिसको सहनायक कहा गया है इस उपन्यास का, वह प्रारंभ में गोरा का अनुवर्ती है, लेकिन परेश बाबू के परिवार से संपर्क होने, खास तौर पर परेश बाबू की पालिता सुचरिता और पुत्री ललिता से संपर्क होने के बाद वह गोरा के दृढ़ और कट्टर विचारों का नहीं मान पाता है और परिस्थिति उसे गोरा के पथ से अलग ले जाती है। इस परिवार के संपर्क में आकर दोस्तों
वह खास तौर पर नए बनते समाज में स्त्रियों की भूमिका को अच्छी तरह न सिर्फ समझ पाता है, बल्कि गोरा को भी स्त्रियों की शक्ति और उनकी भूमिका का कायल करवा पाता है। आरंभ में मृदु सौम्य सुचरिता की ओर उसका आकर्षण होता है, लेकिन धीरे धीरे वह तेजस्विनी और विद्रोही स्वभाव की ललिता के प्रेम में समाज, धर्म, यहाँ तक कि अपने अभिन्न मित्र गोरा को त्यागने को सन्नद्ध हो जाता है। परेश बाबू और उनका परिवार ब्राह्म मत का अनुयायी है, लेकिन परेश बाबू मत से अधिक मानवता को महत्व देते हैं। उनका मानना है कि दूसरे विचार मतों को जानकर अपने विवेक से मत अमत का निर्णय लेना चाहिए। लेकिन उसकी पत्नी जिसका नाम है वरदा सुंदरी और परिवार के मित्र ब्राह्म मताग्राही है, हारान बाबू इसे अच्छा नहीं समझते। तो जो वरदा सुंदरी है, परेश बाबू की पत्नी, और पारिवारिक मित्र जिसका नाम है हारान बाबू, वह अच्छा नहीं समझता, अर्थात वो कट्टर हिंदुत्व के पक्ष में है। हारान बाबू ब्रह्म समाज के उत्साही नेता है और सुचरिता से विवाह के इच्छुक हैं, लेकिन सुचरिता गोरा के प्रबल व्यक्तित्व और गोरा द्वारा अन्याय न सह पाने वाली प्रवृत्ति से प्रभावित होकर हारान बाबू पर श्रद्धा छोड़कर गोरा की ओर खींचती जाती है। गोरा जाति भेद या स्त्रियों के घर तक सीमित रखने के जो हिंदू धर्म के कट्टर सिद्धांतों को अनेकानेक तर्क या युक्तियों से कहता है, पर उससे सुचरिता सहमत नहीं है। लेकिन गांव वालों और गरीब बच्चों पर पुलिस के अत्याचार के समक्ष गोरा के भिड़ जाने और मजिस्ट्रेट द्वारा उस पर किए गए अन्याय के बाद और लगभग गांधीवादी तरीके से स्वेच्छा जेल जाने की घटना से सुचरिता ही नहीं, आमतौर पर गोरा के विचारों के समर्थन के लिए विनय का उपहास उड़ाने वाली ललिता भी बेहद प्रभावित होती है। सुचरिता गोरा की मां के पास सांत्वना देने पहुंचकर अपनी श्रद्धा दिखाती है, तो ललिता मजिस्ट्रेट की शान में वरदा सुंदरी की प्रेरणा से प्रस्तुत किए जाने वाले अभिनय का न केवल बहिष्कार ही करती है, बल्कि आवेश में एकदम रात को स्टीमर से वहां से वापस जाने का दुस्साहस भी कर बैठती है। विनय उसे अकेला जाते देख उसके साथ हो लेता है और बाद में इन दोनों के साथ साथ रात भर के सफ़र पर हारान बाबू के डाले घी से भड़की हुई बदनामी की आग में दोनों के मन को और भी करीब ले आती है। विनय जो है, जो पहले गोरा के मत से दूर जाने के अपराध बोध से ग्रस्त होकर उसके बड़े भाई महिम की बेटी से विवाह करने के लिए आनंदमयी के सावधान करने के बावजूद स्वीकृति दे चुका था, अब यह विवाह करने को मना कर देता है। यहाँ से ही उपन्यास में विकास क्रम चरम अवस्था की ओर अग्रसर होने लगता है। अब यहाँ देखते हैं ललिता और विनय को लेकर जो प्रवाद फैलता है, उसके कारण तथा एक दूसरे के प्रति बढ़ते सम्मान और आकर्षण के कारण सुचरिता और आनंदमयी के प्रयास से विनय और ललिता विवाह का निर्णय लेते हैं। लेकिन ललिता की माँ वरदा सुंदरी विनय पर विवाह के ब्राह्म मत स्वीकार करने का दबाव बनाती है, जिससे विनय मना कर देता है। लेकिन गोरा के जेल से बाहर आने के बाद गोरा से हुए तर्क वितर्क में गोरा के मत से विपरीत वह अपने धर्म यानी कर्तव्य भावना के अनुरूप
हिंदू धर्म से अलग विवाह करने को उद्यत हो जाता है। वह गोरा से कहता है, जिसे समाज चाहता है उसी को धर्म कहकर मानना पड़े तो समाज की ही मुसीबत हो जाए। आगे कहता है कि समाज अगर मेरी किसी न्याय संगत स्वाधीनता में बाधा दे तो उस अनुचित बाधा को काट कर ही समाज के प्रति कर्तव्य पूरा होता है। ललिता से विवाह करना अगर मेरा अन्याय न हो बल्कि उचित हो, तब समाज के विरोध के कारण ही उससे हट जाना मेरे लिए अधर्म होगा। तो गोरा इस पर उससे संबंध तोड़ लेने का निश्चय करता है। विनय ललिता को बढ़ते प्रवाद से बचाने के लिए ब्राह्म धर्म भी स्वीकार करने को राजी हो जाता है। अब परेश बाबू मात्र विवाह के लिए ब्राह्म मत में दीक्षित होने पर अपनी सहमति नहीं देते। दूसरी ओर ललिता भी इस कृत्य में जो है वह निहित अपने ऊपर की गई दया समझकर विनय के इस प्रस्ताव को भंग कर देती है और इधर गोरा हिंदू धर्म के सम्मान स्थापन द्वारा राष्ट्र के सम्मान स्थापन के अपने अभियान में सुचरिता से शामिल होने का अनुरोध करता है। राष्ट्र कल्याण के पथ पर सुचरिता को संगिनी बनाने का उसका प्रयत्न सुचरिता के प्रति उसके भाव के कारण तो है ही, साथ ही उसको यह भी समझ आ गया है कि कोई भी राष्ट्र निर्माण स्त्रियों के बराबर का साक्षी बनाए बिना अधूरा होगा। सुचरिता उसकी कई बातों से सहमत न होते हुए भी उसके व्यक्तित्व और राष्ट्र सेवा के प्रति उसकी प्रबल भावना से प्रभावित होती है। इस बीच सुचरिता की मौसी हरि मोहिनी गोरा से हिंदू धर्म के मुताबिक अविवाहिता स्त्री से गोरा के मेल जोल को अनुचित बताकर गोरा और सुचरिता को अलग करने का प्रयत्न करती है। गोरा के जेल जाने के प्रायश्चित को एक समारोह बनाकर उसके दल के लोग हिंदुत्व के प्रचार का एक आयोजन करना चाहते हैं। गोरा के पिता कृष्णदयाल जी अब एकदम धर्म भीरू और विविध कर्मकांडों के विश्वासी हो चले हैं। गोरा को प्रायश्चित करने से मना करते हैं। गोरा इसे समझ नहीं पाता और इधर विनय और ललिता एक भिन्न तरीके से अपने विवाह का निश्चय करते हैं, जिसमें परेश बाबू सुचरिता और आनंदमयी ही सम्मिलित होने का निश्चय करते हैं। प्रायश्चित के आयोजन के ठीक पहले कृष्ण दयाल की तबीयत बिगड़ जाती है और वे मरने से पहले गोरा को बुलाकर उसके जीवन का सत्य उस पर प्रकट कर देते हैं। यद्यपि वे मरते नहीं, लेकिन गोरा एक तरीके से मर के अपना नया जन्म पाता है। अब देख लेते हैं दोस्तों इस उपन्यास के अंत को। उपन्यास के अंत में क्या होता है? उपन्यास के अंत में गोरा ऐसे लोगों के साथ स्वयं को पाता है जिनकी सामाजिक पहचानें उसी की तरह अनिश्चित है। विनय और ललिता जो हिंदू और ब्राह्म दोनों के प्रति विद्रोह कर उनके कोपभाजन बन चुके हैं। परेश बाबू को उनका ब्रह्म समाज ललिता का विवाह करने के अपराध में संप्रदायच्युत करने में जुट चुका है और सुचरिता जिसका पालन पोषण ब्राह्म दीक्षा के अनुरूप हुआ है, लेकिन अपनी खोई मौसी के आ जाने के बाद वह भावना के दबाव में हिंदू धर्म के कर्मकांड का भी पालन करने पर विवश होती है। इन सब के अलावा
उसकी माँ आनंदमयी हैं और जिन्होंने एक विदेशी विधर्मी बच्चे को अपनी गोद में लेते ही उसे अपनाने के लिए जाति, कर्मकांड व समाज के तमाम बंधन अस्वीकार कर दिए थे, जिन्हें दलित महिला का छुआ खाना पीने में कोई आपत्ति नहीं और ख्रिस्तान आदि कहे जाने पर भी अपने विश्वास और धर्म में अविचल रहती है तथा बहुत सहजता से मत संप्रदाय के आवरणों को भेद कर मानवता को पहचान लेती है। गोरा अंत में अपनी माँ से कहता है, माँ तुम ही मेरी माँ हो। जिस माँ को मैं खोजता फिर रहा था वह तो यहीं मेरे कमरे में बैठी हुई थी। तुम्हारी जात नहीं है, तुम ऊंच नीच का विचार नहीं करती, घृणा नहीं करती, तुम केवल कल्याण की प्रतिमा हो। तुम मेरा भारतवर्ष हो। इस प्रकार उपन्यास ऐसे भारत की कल्पना के साथ समाप्त होता है जहाँ किसी एक या चुनिंदा अस्मिता या पहचानों का ही अधिकार न रहे, बल्कि वह सभी अस्मिताओं का अंधविश्वास बन सके। तो इस तरह से दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने गोरा उपन्यास का कथानक देखा। आगे हम इसको देखेंगे दोस्तों, उपन्यास के चरित्र, परिवेश, उपन्यास की लेखन शैली, उपन्यास के उद्देश्यों को, रंगमंचीयता। तो रंगमंचीयता तो खैर इसमें नहीं आता, लेकिन आजकल कई उपन्यासों को रंगमंच के माध्यम से भी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह उपन्यास पसंद आया, यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।